यस, स्टार्ट करते आज का क्लास। पढ़ रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको सीए इंस्टीट्यूट तीनों लेवल पे पढ़ाएगा। तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे उतना तकलीफ नहीं होगा। इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम आते हैं AS2 आपको बता दिया। क्या क्या 3 आइटम्स इन्वेंट्रीज में आएंगे? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ऐसे रॉ मटेरियल्स के साथ कंज्यूमेबल्स वगैरह और भी कुछ कुछ आ जाते हैं। पैकिंग मटेरियल्स भी आते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री ज़्यादा रहता है और ट्रेडिंग कंसर्न में इन्वेंट्री कम रहता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके प्रोफेशन पे फॉर 4 पर्पज़। फर्स्ट था बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अगर इन्वेंट्री का रॉन्ग वैल्यूएशन किया जाए या रॉन्ग आइटम्स को इन्वेंट्री में लिया जाएगा तो आपके बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा। दूसरा था फाइनेंशियल पोजीशन। आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखाते हैं अपने क्लाइंट का, वो बैलेंस शीट ही गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत रहेगा। लिक्विडिटी पोजीशन, लोग आपके बिजनेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, बेसिकली बैंक वगैरह, उसमें स्टॉक भी आता है, वो गलत रहेगा तो फिर आपका लिक्विडिटी पोजीशन भी गलत रहेगा। एज वेल एज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ये 4 इंपॉर्टेंट पर्पज़ है जिसके लिए आपको इन्वेंट्री में 2 टॉपिक सीखना है। एक तो क्या क्या आइटम्स इन्वेंट्री में आते हैं वो सीखना है, और दूसरा इसका वैल्यूएशन करना। अगर गलत आइटम को इन्वेंट्री में डाल देंगे या किसी आइटम को इन्वेंट्री में आना था बट नहीं डालेंगे तो इन्वेंट्री तो गलत ही हो जाएगा। या आज वैल्यूएशन सिखाएंगे आप लोगों को, वैल्यूएशन करने में रॉन्ग हो जाएगा, या तो आपने ज़्यादा वैल्यू दिखा दिया या कम वैल्यू दिखा दिया तो आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये आप चैप्टर आपको अच्छा से पढ़ना है। स्पेयर पार्ट्स को लेकर थोड़ा सा लोचा है, फाउंडेशन लेवल पे नॉलेज चेक नहीं करेंगे ये लोग, बट फिर भी हम लोग पढ़ लिए थे। स्पेयर पार्ट्स वो होते जो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सारे जहाँ यूज़ होता मेरे यार, रेगुलर यूज़ होता है, एंड कॉमन फॉर जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सारे जहाँ, तो उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। बट डेडिकेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स तो उसको फिक्स एसेट्स बोलेंगे। ये नॉलेज इंस्टीट्यूट आपका इंटर पे चेक करेगा, बट यहाँ पे टर्म आ गया इसलिए मैंने बता दिया, आपको इसमें चैम्पियन नहीं बनना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। 31 मार्च को आपके क्लाइंट के गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा है, सपोज किताब का दुकान है, इतने सारे बुक्स पड़े 31 मार्च को, ये इन्वेंट्रीज है। इसे कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? बड़ा कॉमन सेंस है, सर इसे हमने 1000 में खरीदा तो 1000 पे दिखा दो। तो पता है बेटा इन्वेंट्रीज तो हमेशा कॉस्ट पे ही होता है, हमेशा कॉस्ट पे, जितना में मैंने खरीदा उतना ही मेरा वैल्यू है। कभी कभी ऐसा होता है डिफेक्टिव गुड्स, आउटडेटेड गुड्स, डैमेज गुड्स, उसको कभी कभी हम लोग फ्यूचर में कम दाम में बेच देते, कॉस्ट से भी कम दाम में, लॉस करके भी बेचते हैं। अच्छा सामान को, नॉर्मल गुड्स को लॉस करके बेचेंगे तो एबनॉर्मल गुड्स को, एबनॉर्मल गुड्स तो कभी कभी मिलता है। अगर आपके क्लाइंट के गोडाउन में भर भर के एबनॉर्मल गुड्स होगा तो आपके क्लाइंट भी एबनॉर्मल हो जाएगा, आप भी एबनॉर्मल हो जाएंगे। ऑडिट करोगे, क्लाइंट बोलेगा फी दीजिए, आपको फी नहीं देगा। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर अपने प्रोफेशन में वेरी रेयरली यूज करने मिलेगा, बट हमेशा क्या मिलेगा? कॉस्ट। दिल में बसा के रखना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, हमेशा ही कॉस्ट पे। बेटा मेरा किताब का दुकान है, जितना में मैं खरीदा उतने ही दिखाएंगे, मोदी जी कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है एनआरवी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो कॉस्ट और एनआरवी लोअर का कंसेप्ट ओनली एबनॉर्मल गुड्स, खराब सामान पे आएगा। और दुकान में कैसे सामान रहते हैं हमारे? अच्छे सामान। तो इन्वेंट्री इज ऑलवेज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट वो बुरे वक्त पे फ्लड आ गया, बारिश का मौसम के कारण सामान खराब हो गया, आग लग गया, जल गया, कुछ जला हुआ सामान बच गया, सो दिस आर वर्स्ट सिचुएशन पे ही एनआरबी कम होता है।
एनआरवी का मतलब सेल प्राइस, आज सीख लेंगे। अब बताओ कोई बिजनेसमैन कभी भी कॉस्ट से नीचे सामान बेचता है क्या? नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं बेचता है। तो आपको ये सिचुएशन हमेशा देखने नहीं मिलेगा। तो कभी ट्रू फॉल्स में आ जाएगा इन्वेंट्री इज वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी लोअर है, एनआरवी पे दिखा दिया, वो अच्छा गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, तो ध्यान रखना ये क्या है बेटा? एबनॉर्मल गुड्स। ओके, वेरी वेरी गुड। सर क्यों दिखाते कम? मैंने कोई सामान को 1000 में खरीदा, मैं 1000 में दिखाऊं, मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं है, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट सीख के आए 11 उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि खुशी आपके जिंदगी में आने वाली है। तो नहीं नहीं, अभी नहीं, फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार, इंटर आ गया तो भी मैं कुछ करने नहीं दूंगा यार। ओके, और गम आपके जिंदगी में आने वाली है, तो आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, कंजर्वेटिव अप्रोच, आ गले लग जा। तो कोई माल आपके गोडाउन पे जिसको फ्यूचर में बेचेंगे, लॉस होगा तो आज ही दिखा दो, और खुशी होगा तो इंतजार करो। ओके, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो, उसका एप्लीकेशन देखो। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कल 3-4 क्वेश्चन कराए थे। मेरी एक बेटी को प्रॉब्लम हुआ था, थर्ड बेंच मिडिल वाली सिस्टर, स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, तो कॉस्ट और एनआरवी में 3-4 क्वेश्चन किए थे, क्लियर है भाई? क्लियर है? आज सीखेंगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉमन सेंस पे पहले बातचीत पे कर लेंगे, फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा वो कॉमन सेंस का बात बोलेगा, पढ़ लेंगे। आज सीखेंगे एनआरवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज एनआरवी, वो भी हम लोग एक बार जनरल मीनिंग समझ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है बताएंगे। लेकिन कल हम लोग नोट कौन सा लिख रहे थे बेटा? नोट नंबर 3 क्या कौन सा चल रहा था? 3, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में शायद 1 या 2 पॉइंट लिखे होंगे 3 के अंदर। या फर्स्ट पॉइंट तो एकदम इंपॉर्टेंट था, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और फिर क्या लिखवाए थे? ओके, इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, एनआरवी बिकम्स लोअर, बट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हमेशा एनआरवी इज हायर। यस, यहीं तक था ना बेटा? एज 2 यहां पे ना इस चैप्टर में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया वहां पे मेंटोस मत खाओ, जो सीए इंस्टीट्यूट बोल दिया वही करना है। हाँ, विथ लॉजिक हम लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे ऐसे, बट इसके ऊपर तो मोदी जी का भी नहीं चलेगा। मोदी जी का भी एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे, सीए इंस्टीट्यूट के सीए लोग को एड्रेस कर रहे थे, बोले थे कि आपके सिग्नेचर में जो पावर है ना, तो मोदी के सिग्नेचर में भी उतना पावर नहीं है। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके साइन करने का कैपेसिटी मोदी जी के पास भी नहीं है, ये हमारे इन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर आपके सिग्नेचर पे होगा। बस आप 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद देखो। समझा बेटा? इसलिए अच्छा से पढ़ना। तो देखो एक छोटा सा बात है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम लोग कंपेयर करते, कॉस्ट भी देखते और क्या देखते? एनआरवी देखते। जो लोअर है उसको क्या दिखा देते? इन्वेंट्री। यही था ना? कॉस्ट भी देखते और क्या देखते? एनआरवी। कॉस्ट भी पढ़ेंगे, एनआरवी जो लोअर है वो दिखा देंगे। और इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, ये जो कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी का, शुड बी मेड आइटम बाय आइटम। क्या होता है हमें बताएंगे, और ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। नॉट लिखना मत, मैं लिखाऊंगा नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। ये आइटम बाय आइटम कंपैरिजन करना है। सपोज मेरा एक दुकान है जिसपे मैं पेन बेचता हूं, पेपर बेचता हूं, बुक भी है मेरे पास, कॉस्ट और एनआरवी। तो क्या पेन, पेपर, बुक ये सब एक ही आइटम है ना, अलग आइटम है? आइए बेटी मेरे से पेन खरीदने आएगी, बेटी पेन नहीं है पेपर ले जाओ।
और ये पेपर खरीदने आई, पेपर नहीं है बुक ले जाओ, तो बोलेगा पगलू दुकानदार है। तो इंटरचेंजेबल है क्या ना, जो चाहिए पेन चाहिए तो पेन ही देना पड़ेगा। बोलो भाई, पेन मांगोगे तो पेन ही मिलेगा, पेपर तो नहीं मिलना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, पेन का अलग से वैल्यूएशन करो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पेपर का अलग से वैल्यूएशन करो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और बुक का अलग से वैल्यूएशन करो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मेरे पास बहुत सारा पेन रखा हुआ स्टॉक में, कॉस्ट है 1000 और एनआरवी है 1200, पेपर है 1500, कॉस्ट भी और एनआरवी। आजकल तो बच्चे बुक खरीदते नहीं, सब ऑनलाइन ही काम हो जाता है। अरे वो सब ये गूगल दे देता है, तो बुक में खरीदा 2000 और बेचेंगे 1800 मिलेगा। कोई खरीदते ही नहीं किताब आजकल तो, और खासकर बीकॉम वाले के आने के बाद तो एक रात पहले मंगा लेता है कहीं से, उसी से चल जाता है। और सब्जेक्ट का नाम भी एक रात पहले ही पता चलता है। बीकॉम में 12 में नहीं, 12 तो वेरी सीरियस स्टूडेंट्स, कुछ साल बाद 12 भी वैसे ही हो जाएगा। और फिर हम लोग को इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। चलो आइए, आप जब ऑडिट में जाएंगे ना, मैं भी इंटर का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको क्या सिखाया गया, वैल्यूएशन। आपको बताया गया पेन का अलग वैल्यूएशन करो, पेपर का अलग और बुक का अलग। तो बताओ, पेन का कॉस्ट है 1000, बेच के मिलेगा 1200, विच एवर इज लोअर। कौन सा वैल्यू दिखाओ, कॉस्ट। कितना दिखा दूं, वेरी गुड। और पेपर का तो 1500 दोनों है, तो क्या दिखा दूं, 1500। और बुक का क्या दिखाओ, 1800। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखाया जाएगा फाउंडेशन इंटर तक, और फाइनल में तो एक्सपेक्टेड है उस समय तक तो आप 2 साल पढ़ोगे तो याद ही रहेगा। कितना बेटा, 4300। ये आपको इन्वेंट्री का वैल्यू दिखाना है 4300। पता है जब आप अपने क्लाइंट के पास जाओगे, उन लोग क्या करेगा, उन लोग को ये पता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर चाहिए। वो क्या करेगा, पेन पेपर बुक का तीनों का कॉस्ट जोड़ेगा। मतलब वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं आपके तरह। 1000, 1500, 2000 कितना हो गया, 4500। और एनआरवी भी जोड़ो ना, 4000। ओहो, चलो कोई बात नहीं, आ गया। तो वो लोग वैल्यू कर देगा, दोनों बराबर आ गया, तो उन लोग वैल्यू कर देगा 4500। उन लोग ओवरऑल बेसिस पे अपने दुकान में जितना सामान है सबका कॉस्ट, सबका एनआरवी करके दिखा देगा। ये गलत है, ये गलत है। और कौन सा सही है, इंडिविजुअल वाइज, आइटम वाइज। व्हाट, आइटम वाइज। ये क्वेश्चन आपको सीएफ इंटर पे मिलेगा कि आप ऑडिट में गए हैं, आपके क्लाइंट ने इस तरह से वैल्यू किया, तो क्या आपको ये वैल्यू सही लगता है। तो आप ये AS2 का लाइन लिखेंगे जो भी मैं लिखने वाला हूं, और बताओगे कि 4300 होगा। क्या होगा बेटा, 4300। तो आपके स्टॉक में बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स होगा, तो AS2 बोलता है कि आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर दिखाना है। द कंपेरिजन of cost and NRV should be made item wise, group of item, not on overall basis, not on overall basis। true false में डर लगता है मेरे को ये क्वेश्चन दे सकते हैं। the comparison of cost और NRV can be made on overall basis। overall basis नहीं, overall basis तो तब होगा जब तुषार बेटा मेरे से पेन मांगने आया, बेटा पेन नहीं है, पेंसिल ले लो, बुक ले लो, कॉपी ले लो। जब आयुषी रानी कॉपी खरीदने आई, कॉपी नहीं बुक ले लो। तो ये तो इंटरचेंजेबल नहीं है, पेन अलग होता है, पेपर अलग होता है, पेंसिल अलग होता है। तो अलग अलग सामान को एक साथ कैसे मर्ज करके कॉस्ट और एनआरवी करोगे, नहीं करना है। तो इस नोट का लास्ट पॉइंट है, वेरी हेवी पॉइंट है, उसने कल आप लोग को नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा टफ लगेगा। क्या क्या लिखा है बेटा, हाउ कंपेरिजन विल बी डन, आइटम बाई आइटम बेसिस और ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। पूरा दुकान का सामान का कॉस्ट
और दुकान के सामान का एनआरवी का कंपैरिजन नहीं करना, आइटम बाय आइटम बेसिस या ग्रुप ऑफ आइटम बेसिस। ठीक है, नोट नंबर 3 चलेगा क्या? 3 चलेगा, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 3 का 3 चलेगा ना बेटा? कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, comparison of cost and NRV should be done, comparison of cost and NRV should be done item by item or group of item basis, should be done item by item or group of items। और ग्रुप ऑफ आइटम्स मतलब पेन है तो पेन अलग अलग क्वालिटी का रहता है, अलग अलग ब्रांड का रहता है, उसको सबको एक साथ कर दो, ग्रुप ऑफ आइटम वाइज हो जाएगा, बट नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। आइटम बाय आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स बट नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। हाइलाइटर से हाईलाइट करना, आइटम बाय आइटम नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करना हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आइटम वाइज कंपैरिजन करना। कैसे बेटा? आइटम वाइज। शॉर्टकट ना मारना बेटा, शॉर्टकट ना मारना, शॉर्टकट नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए। ये इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने जो लिखा है वैसे नहीं करना है। अगर बुक को मैं 2000 की जगह 1900 कर दूं तो फिर डिफरेंस आ जाएगा ना। मेन आंसर में तो डिफरेंस नहीं चाहिए बेटा। ये कितना हो जाएगा अब तो? 4400 और ये 4000 और इन्होंने वैल्यूएशन कर दिया 4400। ये सही है ना गलत है? ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? पेन एक अलग आइटम हो गया, पेपर एक अलग ही सामान है और बुक भी अलग ही सामान है। पूरे दुकान का कॉस्ट और दुकान का एनआरवी नहीं कर देखना है आपको, आइटम वाइज देखना है। इसको आप लोग कॉपी कर लो, रॉन्ग भी लिख देना कि इस तरह से अलाउड नहीं है। कॉस्ट एनआरवी और वैल्यूएशन, कॉस्ट एनआरवी और वैल्यूएशन। बेटा इधर डाउट आ रहा है क्या? पक्का लिख लीजिए। एग्जाम्पल, ये 4400 4500 ये वाला कंसेप्ट नॉट अलाउड। डन? ये डन? ओके, हो गया सबका? तो करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी 4300। इसको बोलते हैं आइटम बाय आइटम बेसिस, ग्रुप ऑफ आइटम बेसिस, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस नॉट अलाउड। तो ये हमारा नोट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नोट नंबर 3 में दो कंसेप्ट आ गया। एक कॉस्ट, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कॉस्ट क्या होता है, पहले कॉमन सेंस पे बात करेंगे, फिर दूसरा एनआरवी। तो आज का क्लास पूरा का पूरा कॉस्ट और एनआरवी के बेसिस पे रहेगा और ये लाइफ टाइम चाहिए, सीए फाइनल तक तो चाहिए चाहिए और ऑफिस में भी चाहिए। तो ये चैप्टर ना बड़ा अच्छी तरह से समझना, थोड़ा टेक्निकल है बट पूरा आपका बेस लाइफ टाइम के लिए बनेगा। बिफोर डैट थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चंस करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से सीए इंटर पे आप लोग के क्लाइंट गड़बड़ करेगा किस तरह से और आप उसे ठीक किस तरह से करोगे। बिफोर डैट प्रॉब्लम 22 पेज 77 पे आइएगा। बुक मिल गया ना भाई? कल किसी को बुक नहीं मिला था, एक बच्चा को
बुक मिल गया? ओके, पेज 77 आ गए। प्रॉब्लम 22, प्रॉब्लम 22 मिल गया सबको? आइए देखिए, द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स XYZ। आपके क्लाइंट का ऑडिट में गए हो, वहां पे 3 प्रोडक्ट्स है। क्या क्या प्रोडक्ट्स है? X, Y और Z, which are neither similar nor interchangeable at the time of closing of account 4-5। वो सिमिलर नहीं है, X X X अलग, Y Y Y अलग, Z Z Z अलग। The historical cost and NRV of items of closing stock below। historical cost रुपीज इन लैक्स में दिया है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया है। तो देखो, एक आइटम X है, बहुत सारा X के अंदर सामान है, मतलब एक वेराइटी है ये, 40 लैक्स उसका कॉस्ट है और बेचेंगे तो मिलेगा कितना? 28 लैक्स। सिमिलरली Y का है, Z का है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बताइए वैल्यू क्या दिखाएंगे? X का, पहले X का बोलिए, 28। यार X को बेच के तो लॉस खाएंगे, लॉस 40 लैक्स में खरीदे, बेचेंगे तो 28 लाख मिलेगा, लॉस फ्यूचर में होगा। बाबा आज ही दिखा देंगे तिवारी बाबा जी, समझे क्या? ओके। और Y 32 में खरीदा, 32 में बेचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसे भी कितना दिखाएंगे? बोलो भाई, Y को 32 और Z को खरीदे थे 16 में और लूट लेंगे लोगों को 24 में बेचकर, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट दिखाएगी? दिखाओगे? नहीं, क्या दिखाएंगे? 16। ओके मैम, 76। अब बोलो तो ये कितना नंबर के लिए क्वेश्चन? 5 मार्क्स। ये इंटर फाउंडेशन में नहीं आया अभी तक, मैं भी जाके दिखाऊंगा। CA इंटर, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए ना तो अंदर से खुशी रहना, बोलेगा हाँ थोड़ा पढ़ना है, मार्क्स बहुत मिलेगा। 5 नंबर मिलेंगे इसके, 1-2 नहीं, 5 मार्क्स। बस वही थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर एंड कंपेरिजन शुड बी मेड आइटम बाई आइटम बेसिस एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक। 5 नंबर है इसके, मेरे बहुत सारे बच्चों को मिला, इंडिया में सभी को मिलेगा जो थोड़ा भी पढ़ लेगा। चलिए, ये तो आप समझ में आ गया। एकदम प्रॉपर आंसर लिखेंगे जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल पे लिखना है। यहां भी लिख सकते हो, बुक में जगह है, कॉपी में भी लिख सकते हो, जहां मर्जी वहां लिख सकते हो। 3-4 लाइन लिखना है, मैट पे भी लिख सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो, जगह है ना बेटा। 2 लाइन का थ्योरी लिखना पड़ेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, inventories are valued at cost or net realizable value। inventories are valued at cost or NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower, full stop। such comparison should be done on item by item basis। such comparison should be done on item by item basis or group of item basis। or group of item basis but not on overall basis, ये एस का, जब भी आप लोगों को तो एस उतना मिलेगा नहीं, एक ही एस है प्योर वाला, अच्छा वाला। बाकी का इंटर पे 40-50 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आता है, ये एस 2 भी आता है 5 नंबर का।
वहाँ पे कभी भी एस लिखना होता है ना तो उनका छोटा सा एक प्रोविजन लिख देना होता है, एकदम सिंपल इंग्लिश में जो आपको समझ में आ गया। बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, बस आपको जो रिटेन है हिंदी में उसको इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करके लिख देना है। लॉ का सिस्टम अलग है, बट अकाउंट्स में एकदम सिंपल, कभी भी हाई फाई इंग्लिश लिखना मत, नहीं तो मैं समझूंगा नहीं, काट ही दूंगा और आगे भी कोई नहीं समझेगा। तो आप लोग एकदम सिंपल इंग्लिश ये लिख दिया। अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, फुल स्टॉप, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, देखो बेटा 2 घर बना लेता हूं मैं, आइटम्स, पहला आइटम एक्स का क्या वैल्यू लिखेंगे, रुपीज इन लैक्स, हाँ आइटम एक्स का क्या लिखेंगे 28, आइटम वाई का क्या लिखना है 32 और जेड का, और टोटल, बस ये है मेन आंसर। तो वहीं पे लिख लेना, एक घर बना लेना आइटम्स का और एक अमाउंट रुपीज इन लैक्स, अमाउंट रुपीज इन लैक्स, आइटम एक्स का 28, वाई 32 और जेड का 16, टोटल 76 लैक्स। ठीक है भाई, ओके। सिंस ये चैप्टर इंटर से रिलेटेड है तो जरूर से आपको इंटर का देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट और बनेगा इस चैप्टर में, बोलेगा हाँ अच्छा चैप्टर है, अपने को बढ़िया से पढ़ना है। ये देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटर पे ये आंसर्स भी लिख के रखा गया है। बहुत सारे बच्चे पेन ड्राइव वगैरह करते हैं तो उनको लिखने में तकलीफ होता है, क्लास में तो सब कुछ राइटिंग पे ही रहता है। तो ये इंटर के क्वेश्चंस हैं। थोड़ी देर बाद जब एनआरबी सीखेंगे P1 भी हम लोग सीख जाएंगे। सो ओवरऑल ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पे 3 नोट्स लिखा है। फर्स्ट है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे एबनॉर्मल गुड्स पे ही एनआरवी लोअर रहता है, अदरवाइज एनआरवी ऑलवेज हायर एंड द कंपैरिजन शुड बी मेड आइटम बाय आइटम बेसिस, नॉट ऑन पूरा दुकान का बेसिस पे। ठीक है, आगे नाउ यहाँ पे 2 नया टर्म मिल गया आप लोगों को। अब उस टर्म को मैं समझाऊंगा, बढ़िया से समझना है। नोट नंबर कौन सा आ रहा है बेटा अभी 4, कॉस्ट, हेडिंग दे देना बेटा कॉस्ट। कॉस्ट का बात करते हैं। कॉस्ट पहले हम लोग कॉमन सेंस पे देख लेते हैं। एज जो कुछ बना है वो कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, क्वाइट नॉर्मल है। आप लोग तो सामान वामान खरीदते ही है, मोबाइल तो बहुत ज़्यादा ही खरीदते होंगे, तो मोबाइल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मोबाइल का प्राइस रहता है ना बेटा, प्राइस 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, जो भी अपने अपने लेवल का। उस प्राइस से कभी कभी डिस्काउंट मिलता है क्या बेटा, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट। कभी सामान वामान खरीदते हैं, गुड़िया लोग को आदत है बार्गेनिंग करने का, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी लोग हैं तो लक्ष्मी लोग ही पैसा बचाते हैं। डिस्काउंट मिलता है क्या, तो कोई प्रोडक्ट का प्राइस लेते हैं, प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर देते, डिस्काउंट माइनस। लिखना मत, मैं तो AS2 में ले जाऊंगा, बट अभी पहले कॉमन सेंस पे जो सबके दिमाग में इनबिल्ट है वो समझ लो तो वो आसान लगे। डिस्काउंट माइनस होता है ना, जिस डिस्काउंट को माइनस करते हैं उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। और एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट,
जो वो पेमेंट जल्दी करने से मिलता है, वो नहीं। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद कभी भी देखना कोई सामान वामान खरीदते हैं, लिखा रहता है 100 रुपीज, डिस्काउंट नहीं दिया कोई बात नहीं, जब कितना पेमेंट करना है भैया 120-30 बोल देता है, उला लाला हो जाता है, अरे ऐसे कैसे ऊपर 100 लिखा है? तो दीदी जीएसटी लगेगा ना, टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता। देखा होगा ना वो KFC या पिज्जा हट या डोमिनोज में कभी कभी तो मैं 100 रुपये लेके चला रहता, 99 हो जाएगा, तो उसको जोड़ के तो प्लस ही हो जाता है। अच्छा रहता है मोबाइल में पैसा रहता है, नहीं तो इज्जत ही डैश हो जाएगा। टैक्स लगता है ना भाई, जीएसटी, ये सब कॉस्ट में आएगा, ये सब तो आपको पता ही है। प्लस आप लोग जीएस रोड में गए शॉपिंग करने के लिए, कुछ बड़ा सा सामान खरीद लिया, अच्छा सा सामान, तो उसको लाने का खर्चा भी तो होएगा ना, फ्रेट, कैरिज, इनवर्ड कैरिज का खर्चा बेटा, वो खर्चा लगेगा। प्लस वो उसको पैकिंग करना था, नहीं हम तो ऐसे ही बेचेंगे, पैकिंग करना नहीं दीदी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, हाँ भैया वो भी ले लो आप, पैकिंग का भी खर्चा लगता है, पैकिंग कॉस्ट। तो दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, एकदम कॉमन सेंस पे जो आपको देखने मिलता है, यही AS2 बोला है। क्या बोला बेटा? एक तो प्राइस देखेंगे, प्राइस से क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट बोलते हैं, रिबेट भी बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो टर्म लिखा रहेगा माइनस। और एक सबसे बड़ा सरदर्द तो ये आ जाता है बेटा जीएसटी। जीएसटी पहले तो हम लोग भी प्राइस ऐसे रखते थे, फी कितना 10,000 प्लस जीएसटी, बच्चा 10,000 ही लेकर आ जाता है, और हमारा बिल बनता था 10,000 में 18% जोड़ के, और वो देता भी नहीं था, झगड़ा ही करने लगे, नहीं हम तो इतने ही बोले, पापा को बोल दिए इतना। तब हम लोग कब मुसीबत में आके इन बच्चों से कौन लड़े, फी में जीएसटी प्लस करके ही आपसे लेते, आपसे एक्स्ट्रा मांगे तो आपको वो तो दिखता नहीं है, उधर दे देते, उधर झगड़ने नहीं सकोगे, प्रेरणा में तो बवाल ही मचा देते हो। तो कहीं कहीं पे प्राइस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड रहता है, और कभी कभी जीएसटी अलग से लिया जाता है। तो जीएसटी हो गया। अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करके कोई सामान लाते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी का नाम सुना है, कस्टम ड्यूटी सुने हैं, सीए फाइनल में मिलेगा, तब तक आप लोग जो सुने होंगे 11-12 में, तो वही ध्यान रखना। कोई भी ड्यूटीज लगा, ड्यूटीज लाइक फॉरेन से माल खरीदने से इंपोर्ट ड्यूटी, तो हमारा कॉस्ट क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। प्लस पैकिंग का कॉस्ट अलग से लगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट। ये तो कॉस्ट हुआ रॉ मेटेरियल्स का, रॉ मेटेरियल खरीद के लाता हूं मैं, ये कॉस्ट हुआ ट्रेडर के लिए। मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैं कोलकाता से डिजाइनर फर्नीचर खरीद के लाता हूं और गुवाहाटी में बेचता हूं, तो ट्रेडर के लिए कॉस्ट हो गया। किसके लिए? ट्रेडर के लिए। या मैन्युफैक्चरर होता है, तो मैन्युफैक्चरर तो प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, क्या खरीदता है? रॉ मेटेरियल, तो ये रॉ मेटेरियल का कॉस्ट हो गया। ट्रेडर के लिए ये प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, और फैक्ट्री वाले के लिए रॉ मेटेरियल का कॉस्ट। इस बच्चों को बहुत अच्छा से समझने लगता है, वेरी गुड। नहीं समझना है? अरे ओके, तो ये कॉस्ट हो गया। अब इस पे हम लोग 2-4 एग्जांपल्स करेंगे, 2-3 बातें करने हैं आपके साथ, अभी थोड़ा सा और बात करना है, बट एक एक पॉइंट आप सीख रहे हो। पहले तो मैं सीए फाइनल का कॉस्टिंग भी पढ़ाता था, अभी वो ओपन बुक एग्जाम कर दिया, ऑप्शनल है तो खत्म हो गया। फाइनल तक ये कंसेप्ट काम में आता है, फाइनल तक। सो अगर आप परचेज करके लाते हो कोई सामान, तो परचेज प्राइस कॉस्ट है ना बेटा? आप लोग के साथ भी तो यही होता है ना बेटा? कभी शॉपिंग की है बेटे? की है ना? आप लोगों के साथ भी तो यही होता है ना? परचेज प्राइस, अंकल से डिस्काउंट मांगती हो क्या? ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, और पैकिंग वकिंग करने का एक्स्ट्रा खर्चा लगा तो वो लगेगा, ओके, ड्यूटीज टैक्सेस भी लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। ये हो गया। एक बात बताता हूं बस, उसके बाद मैं इसको लिखा दूंगा। जीएसटी, ड्यूटीज, टैक्सेस आप लोग इंटर में पढ़ोगे 50 मार्क्स के लिए, फिर सीए फाइनल में पढ़ोगे, वहां भी 50 से ऊपर ही मार्क्स का है।
आप में से कितने लोग जीएसटी कंसल्टेंट बनेंगे? यू विल बी द एक्सपर्ट इन जीएसटी मैटर। अभी नहीं, 4 साल बाद। बस इतना बात सुन के रख लो जीएसटी के बारे में। आप लोग कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हो, जीएसटी लगता है ना, तो मोदी जी जीएसटी वापस नहीं करते आप लोगों को। बट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने कोई एसी खरीदा, कैमरा खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल, उस पर जो हमने जीएसटी पे करते हैं ना, वापस मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक कंसेप्ट है, अभी समझोगे नहीं, वापस मिल जाता है। क्यों वापस मिलता है? क्योंकि उसी सामान को यूज करके मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, फिर मोदी जी को जीएसटी मिलेगा ना। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने एसी खरीदा, अभी कैमरा खरीद के लाए, ये वाला 360 डिग्री वाला। आप लोग चीटिंग करोगे ना टेस्ट में, ये घूमते रहता है, ध्यान रखना, चोर चपाटी लोग, उधर का भी रिकॉर्डिंग करता है। ये वाला कैमरा, ये 360, ये वाला, ये 360 है, तो ध्यान रखना, कोई टेस्ट के समय चोरी चपाटी मत करना। इस पे जीएसटी लगा, बट इसी कैमरा को यूज करके हम आप लोग को पढ़ाते हैं ना, तो मोदी जी मेरे को जीएसटी वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? वापस। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको मोदी जी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि आप मोदी जी को आगे फिर जीएसटी नहीं दोगे। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने आपसे फी लिया ना, उस फी में जीएसटी भी आपसे चार्ज किया। तो हम लोग ने जितना भी मोदी जी को जीएसटी दिया है ना, सब हमें वापस मिल जाता है। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी के बारे में 2 बातें करना है, ध्यान से समझना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नो आईटीसी, नो रिफंड, मोदी जी वापस नहीं किए, तो ये आपका कॉस्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉस्ट। जैसे आप लोग कभी मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल जितना दाम है प्लस जीएसटी जोड़ के कॉस्ट बोलोगे, बट प्रेरणा वाले कभी जीएसटी जोड़ के कॉस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीएसटी जो दिया है वो वापस मिल जाएगा। नो आईटीसी, अगर इन आईटीसी अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, दैट इज रिफंड कर देंगे मोदी जी, तो जीएसटी हमारा कॉस्ट होगा ना, जीएसटी कॉस्ट में नहीं आएगा, कॉस्ट में नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझो, प्रेरणा में बहुत स्कॉलरशिप है, आप लोग को आगे चल के लिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अगर 300 प्लस किसी का आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग बोल रहे कि आप अकाउंट्स में अगर 90 प्लस आ जाता है तो अकाउंट्स का फी वापस। अभी रिकॉर्ड करके मत रख लेना, बाद में बताएंगे। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, जितना ज्यादा स्टूडेंट रहता है स्कॉलरशिप का अमाउंट भी ज्यादा, आरजी उतना रही स्कॉलरशिप भी उतना, स्टूडेंट्स कम आरजी गरीब तो स्कॉलरशिप भी कम। ओके, अगर मैं बोलता हूं आपको, आप में से जो जो बच्चों को अकाउंट्स में 90 प्लस मिलेगा, आपका अकाउंट्स का फी वापस, अकाउंट्स का फी वापस। अभी तो आपने अकाउंट्स का फी 15,000 दे दिया और आप 90 स्कोर कर लिए, फिर आपको वो 15,000 दे दिया गया। अब आपसे पूछे बेटा कहाँ ट्यूशन पढ़ा है? आरजी से। ट्यूशन फी कितना लगा? तो क्या बोलोगे? इंसानियत का कसम है। क्या लगा? क्या बोलोगे आप लोग? इंसानियत का कसम है। अरे क्या बोलोगे? 0 बोलोगे ना? कैसे 0? 15,000 दिया था, फिर सर ने तो वापस कर। और जो डैश लोग जिसको 70-80 मिलेगा उसको तो कुछ ला दो, चॉकलेट खिला दो, वो लोग क्या बोलेगा? 15,000 तो आपको वापस मिल जाएगा, तो आपका कॉस्ट नहीं है। मैं तो चाहूंगा आप लोग में से 10-15 लोग 90 प्लस लेके आओ, सारा पैसा ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं तो प्रे भी करता हूं कि ये कामाख्या मैया सबको ही 90 प्लस दिला दो, 2-4 को छोड़ के, क्योंकि अपने सेंटर भी तो चलाना है आगे। ऐसे 6-7 को तो 90 प्लस मिलता था कोविड के पहले। अब ये बैच टेस्ट का कॉपी चेक करके अच्छा लगा, इस बैच में बहुत सारे ज़्यादा बच्चा को ही 90 प्लस मिल जाए, अच्छा। अभी मैं 15,000 नहीं दूंगा, ये नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताओ, तो अगर किसी ने 90 प्लस वापस और 90 प्लस ला दिया, 15,000 दिया, फिर वापस मिल गया, तो कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंसी क्लासेस इन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स विल बिकम व्हाट? 0, कॉस्ट में नहीं है। और किसी को 90 प्लस नहीं मिला तो 15,000। बेटा समझ में आ रहा है? तो जीएसटी कभी आपका कॉस्ट में आता है, कभी नहीं आता है। कब आपके कॉस्ट में आएगा? मोदी जी वापस नहीं करेंगे, तो फिर कॉस्ट। आप सबके लिए जीएसटी क्या है? कॉस्ट है, खर्चा बढ़ गया। प्रेरणा के लिए
नो कॉस्ट। वाई नो कॉस्ट? वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। क्यों पता है? मोदी जी बड़ा प्यार ऐसे नहीं करते, हम तो उनको और ज्यादा टैक्स देंगे इन सभी बच्चों से कलेक्ट करके। आप तो ये देते हो, इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलता। नहीं तो मुस्कान का मुस्कुराहट बंद हो गया, मोदी जी बड़े डैश है, हमें क्यों नहीं देते? बेटी आप मोदी जी को टैक्स नहीं देती हो ना, आगे कमाई करती हो क्या, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। और प्रेरणा को मिला, इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। कीप स्माइलिंग बेबी, फाइन। ये थोड़ा सा टफ था, ये आपको इंटर पे ही इस पे 50 नंबर पे काम करोगे तो ही समझ में आएगा। अपना ट्यूशन फीस सोच लेना, ट्यूशन फीस सर ने रिफंड कर दिया, अच्छा नंबर लाने से मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 0। अच्छा नंबर नहीं लाया, सर ने वापस नहीं किया, तो हमारा कॉस्ट हो गया 15,000। सो जीएसटी इज योर कॉस्ट। कब कॉस्ट होगा जीएसटी? कब कॉस्ट होगा? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जीएसटी क्या है आपका? कॉस्ट। यही है कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर आप परचेज करते हो, यही ट्रेडर का कॉस्ट हो गया, यही मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया। बट मैन्युफैक्चरर तो रॉ मटेरियल खरीद के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा ना। थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में सिखाएंगे प्रोडक्ट का कॉस्ट। किसका कॉस्ट? प्रोडक्ट का कॉस्ट। फिर खत्म हो जाएगा। और इंटर में आके एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का। उसका 70 मार्क्स में ना सिर्फ कॉस्ट ही कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा इंटरमीडिएट में। 70 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलेशन होगा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सिखाया जाता है। फॉर द टाइम बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा बेटा बताओ। अब फिर हम लोग प्रोविजंस पे चलेंगे, कॉमन सेंस बना लिए। क्या आएगा बेटा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस कौन सा जीएसटी? कौन सा जीएसटी? नॉन रिफंडेबल वाला, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, प्लस पैकिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर है? ध्यान से देखना, ये सब कुछ एस में लिखा है। आज हमने पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बिकॉज हमारे बच्चे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, जो अभी मैंने सिखाया वो परचेज का, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। मैन्युफैक्चरर्स वो फर्नीचर जो बनाता है वो टिम्बर खरीदेगा, प्लाईवुड खरीदेगा, उसका कॉस्ट सीख लिया, प्लस लेबर लगाएगा, फैक्ट्री में काम करेगा, उसको बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, और भी कुछ कुछ खर्चा लगा है, कुछ स्पेशल डिजाइन वगैरह, कुछ कारीगरी करना, ये सब कॉस्ट है। एग्जाम में आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आइटम आएगा, तो एक बार 3 क्या क्या आइटम आएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आइटम आएगा, तो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज खरीदने का, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन कच्चा माल को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, अभी आएगा इस पे। अभी इस पे शॉर्ट नोट्स आया था, अभी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आया था कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन पे 2 नंबर का। और क्या है बेटा? अदर कॉस्ट। ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या 3 आइटम्स आएंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, अदर कॉस्ट। और बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर के पास लगता है। और कॉस्ट ऑफ परचेज किसके लिए लगेगा बेटा? ट्रेडर के लिए, या रॉ मटेरियल खरीदोगे उसके लिए। फिर कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है, ये मैं आपको सिखा रहा था। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है बेटा? परचेज प्राइस, और उससे डिस्काउंट कहां गया? ओके चलो, डिस्काउंट नहीं लिखा यहां पे। परचेज प्राइस, ड्यूटीज, टैक्सेस आएगा, फ्रेट इनवर्ट मतलब लाने का खर्चा, और भी कोई खर्चा रिलेटेड टू परचेज, कोई कमीशन वगैरह दिए, सब कुछ आएगा। रिफंडेबल ड्यूटीज, रिफंडेबल टैक्सेस मोदी जी वापस कर देंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं आएगा। डन। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन क्या होता है। बड़ा आसान होता है। मैं अपने फैक्ट्री में प्लाईवुड टिम्बर रख दूं तो क्या सामान अपने आप बन जाएगा क्या बेटा? प्लाईवुड को कन्वर्ट करने के लिए, टिम्बर को कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए? लेबर।
लेबर और फैक्ट्री भी चाहिए, फैक्ट्री का खर्चा, इसको बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद अदर कॉस्ट में एक छोटा सा आइटम और कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा वो पढ़ना है। तो चलिए नोट नंबर किस में आ गए थे, 4 के अंदर पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन प्लस अदर कॉस्ट, other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition plus other cost incurred plus other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition, other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition। तो कॉस्ट 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 बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में परचेज का कॉस्ट, कन्वर्शन का कॉस्ट और भी इन्वेंट्रीज रिलेटेड कोई खर्चा लगा है तो आएगा। अब इसके अंदर हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज, तो नोट नंबर इसी के अंदर 1 हो गया ना, नोट नंबर 2 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। यहां से प्रैक्टिकल शुरू। कॉस्ट ऑफ परचेज में सबसे पहले लिखते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस होता है, इससे क्या माइनस करेंगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें प्लस करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कैसा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल, दैट इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको अपने प्लस कर देंगे। प्लस फ्रेट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस करेंगे, नॉन रिफंडेबल नो आईटीसी वाला फ्रेट प्लस करेंगे, प्लस कमीशन ऑन परचेज, कोई खरीदने रिलेटेड कमीशन दिया है वो प्लस करेंगे, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट परचेज प्राइस आपको पता था, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता था, ड्यूटीज टैक्सेस के बारे में मैंने बताया। मोदी जी वापस कर देंगे तो कॉस्ट नहीं है, मोदी जी वापस नहीं करेंगे तो कॉस्ट है, ये पेपर में लिखा रहेगा। और फ्रेट दैट इज कैरिज ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट ऑब्लिक कैरिज ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सब एक ही है, लिख देना। कमीशन ऑन परचेज, कभी कभी हम लोग सामान खरीदते ना, हम लोग को उतने नॉलेज नहीं रहता है, ब्रोकर के थ्रू खरीदते कि भाई मेरा सामान खरीदा दो, तो उसे कमीशन देते, सो वो भी परचेज रिलेटेड कॉस्ट हो गया। क्या कॉस्ट है बेटा, परचेज। बहुत सारे पार्टीज है कोलकाता से सामान खरीदते हैं, तो आपके लिए तो रोज रोज कोलकाता जाके सामान खरीदना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हैं, आप उनको फोन कर देते हो, वो लोग खरीद के भेज देता है, अपना ब्रोकरेज कमीशन ले लेता है, दैट इज ऑल्सो योर कॉस्ट। अब यहाँ पे दो अच्छे बात है जो आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंट, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं बेटा, 11 में पढ़े थे, यहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस कंप्लीशन पे।
बेसिक्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक सब कुछ है, तो डे बुक पढ़ाते समय सिखाऊंगा। बट अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को ये टर्म रिकॉल हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब बल्क क्वांटिटी वगैरह में खरीदते समय ही डिस्काउंट मिल जाता है, इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड, किससे डिडक्ट कर देते थे? देखो तो डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है पता है? आपने मेरे से माल खरीदा, 1 महीना बाद पेमेंट देने का है, बट आप आज ही पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं तो आप लोग तो जल्दी पेमेंट ही नहीं करोगे ना। सो कैश डिस्काउंट बेसिकली इंटरेस्ट का रूप है, इंटरेस्ट है कि कोई पार्टी ना जल्दी जल्दी पेमेंट करने से ना उसको हम लोग क्या दे देते हैं? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट है, क्या बेटा? ये इंटरेस्ट। आप 1 महीने बाद पैसा देना था, अभी दे देंगे तो हम आपको 1 महीने का डिस्काउंट दे देंगे। सो कैश डिस्काउंट को कुछ नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। वो आप लोग 11 में पढ़ते थे ना, पीएल में बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, वो कैश डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट अलग से अकाउंटिंग पे नहीं आता है, बिकॉज वो बिल के साथ ही माइनस हो जाता है। डिफरेंस पढ़ते थे 11 पे, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, बिल से एडजस्ट हो जाता है, बिल से माइनस हो जाता है। कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं क्योंकि वो बाद में मिलता है। डन? तो डिस्काउंट क्लियर। पेपर में दोनों डिस्काउंट दिया रहेगा उल्लू बनाने के लिए, तो कौन सा डिस्काउंट को छोड़ दोगे? कैश डिस्काउंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और ये सब कुछ इंटर तक मेरे को पेपर दिख रहा है, कॉस्टिंग में आता है बहुत। तो कैश डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब मिलेगा तब इनकम दिखा देंगे, जब मिलेगा तब इनकम। ये क्लियर है? डिस्काउंट क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो इसी नोट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी समझाना है, जीएसटी भी समझाना है, मेरे को दोनों समझाना है। नोट नंबर कौन सा चल रहा है? 4 का, 2 के अंदर ही चलाना है, 2 का ही पार्ट है, 4 का 2 का ही पार्ट है। तो ये लिख लेना, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस। और कैश डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। डन? कैश डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, वो बाद में इनकम दिखा देते हैं, पीएल के क्रेडिट में दिखा देंगे। आइए और एक पॉइंट कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स का आनंद उठाएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ब्रैकेट में जीएसटी बोल लेते हैं। ड्यूटीज टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं ना। एक क्या होता है बेटा? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टर्म आप लोग को टफ लगेगा, इसलिए नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं देंगे। तो वापस नहीं देंगे भैया, आपने टैक्स लगा दिया, टैक्स भी पे कर दिया, वापस नहीं मिलेगा तो आपका खर्चा हो गया कि नहीं भाई? तो फिर क्या करेंगे बेटा? एडेड इन कॉस्ट। क्या करेंगे? एडेड इन कॉस्ट, इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ठीक है बेटा? अब एग्जाम्पल आएगा, ठीक है? इंक्लूडेड इन कॉस्ट। और आईटीसी अलाउड, आईटीसी दे दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, रिफंडेबल है, रिफंडेबल है तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ये थोड़ा 1-2 बार बोलो ना आप लोग। ड्यूटीज टैक्सेस मोदी जी वापस नहीं करेंगे, मेरा खर्चा हो गया, मोदी जी वापस करेंगे तो मेरा खर्चा नहीं हुआ। चलो ये तो समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोग। चलो ट्यूशन फी 90+ मिलने से वापस मिल गया, तो ट्यूशन फी मेरा कॉस्ट नहीं हुआ, नहीं मिला वापस, 90 नहीं मिला,
तो ट्यूशन फी क्या हो गया? कॉस्ट। बेटा समझो, बड़े हो रहे हो, समझ गया क्या? एक बार फिर से बोलो, ड्यूटीज टैक्सेस कब कॉस्ट में आएगा, कब नहीं आएगा? मोदी जी वापस कर दिए, करेंगे, कॉस्ट नहीं है, हमने दिया, मोदी जी वापस कर दिए, मोदी जी वापस नहीं करेंगे, हमारा कॉस्ट है। हाँ, आप सबका कॉस्ट है। चाप लो, अब गेट रेडी फॉर सम्स। यस, गेट रेडी फॉर सम्स। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरा आदत है एकदम 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 लोअर लेवल से पढ़ाने का, तो एकदम बच्चा बच्चा एग्जाम्पल्स आएगा और जल्दी 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 फिर आसमान भी छूने लगेंगे, तो आप लोग आराम से एंजॉय करना, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझाना, और प्लस लास्ट 20 ईयर्स प्लस से मैं यही कर रहा हूँ, एकदम जीरो से हीरो तक बनाता हूँ। तो चलो हीरो बनाना शुरू करते हैं। गुड़िया लोग हो गया क्या? हो गया सबका भाई लोग? हेलो ब्रदर्स। यस बाबा। चलो आज हम लोग क्या पढ़े? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 आइटम्स आएंगे। क्या क्या 3 आइटम्स? कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट, अदर कॉस्ट पढ़ेंगे, 5 मिनट का है। कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत बड़ा है। क्या क्या आइटम्स आएगा खरीदने से? सर हमारा परचेज प्राइस लगता है, डिस्काउंट ले लेते। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। अरे सर ड्यूटीज टैक्सेस लग गया, वो हमेशा प्लस करेंगे का? नॉन रिफंडेबल वाला, नॉन रिफंडेबल वाला प्लस करेंगे। ट्रू फॉल्स में याद है। रिफंडेबल वाला कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। और सर फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन और परचेज रिलेटेड कमीशन वगैरह लगा है, सबको क्या करेंगे? प्लस। यस डन, इतना ही था। ओके, डिस्काउंट तो 2 मिलेगा आपको अपने जिंदगी में। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को तो दूर रखो, इंटरेस्ट है वो नहीं। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड। और ड्यूटीज टैक्सेस में भी 2 वेराइटीज है, ITC अलाउड, ITC नॉट अलाउड। ITC अलाउड इज नॉट इन योर कॉस्ट और ITC नॉट अलाउड इज योर कॉस्ट। सर पेपर में कुछ लिखा नहीं है तो बेटा एग्जाम्पशन मार के कुछ भी लिख देना, बट लिखा रहता है ITC अलाउड, नॉट अलाउड। नॉर्मली बिजनेस वाले को ना ITC मिलता ही है। एक चैप्टर है GST में जहाँ पे सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में 200 पेज लिखा है आपके प्रोफेशन पे, क्योंकि आपको कंसल्टेंसी करना है, कोई डरने का बात नहीं है, वो आपको पूरा याद हो जाता है, बिकॉज आपके खून में घुसेगा टैक्स। तो आप में से कितने लोग तो टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, कितने सारे लोग बनेंगे यहीं पे, तो वो आपको सब रटा रटा हो जाता है। तो वहाँ पे पूरा प्रोविजन डिटेल में सिखाया जाएगा। आओ बेटा शुरू करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल। ये देखो, परचेज प्राइस 1000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। ई पेमेंट मेड within 10 days. Purchase price 1000, trade discount 10%, trade discount 10%, cash discount 2%, e-payment made within 10 days. अगर आज से 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दोगे, कैश डिस्काउंट 2%, ई-पेमेंट मेड विदिन 10 डेज। बस हो गया क्वेश्चन। आप बताइए, मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो परचेज प्राइस कितना लिखो? बोलो बेटा 1000। 2 डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे को, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट माइनस करो? ट्रेड डिस्काउंट। वो बच्चा बोल रहा है, उधर से बोल रहा है, बाकी गुड़िया लोग क्यों शांत हो गए? ट्रेड डिस्काउंट यस, कितना परसेंट? 10% ऑफ 1000। हाँ यस 100 माइनस कर दो। 1000 रुपया का सामान है, 100 डिस्काउंट मिल गया, कितना? 900। रुको रुको रुको, और एक डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट, और एक है ना कैश डिस्काउंट। नो उल्लू बनावी,
कैश डिस्काउंट नहीं होगा, अभी आप नया नया सीख रहे हो ना, थोड़ा सा झटका लगना चाहिए, अलर्ट रहना। दैट्स गुड, हो गया, छाप लो आंसर, कॉपी कर लो, ये हो गया। बच्चा की तरह पढ़ाता हूं मैं, तो आप लोगों को लगेगा कि इतना सिंपल क्यों, अभी धीरे धीरे देखना ताजमहल बन जाएगा। दिस इज डन, डन। आइए अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में जीएसटी लाऊंगा, जीएसटी संभल के रहना, जीएसटी आने वाला है। ये हो गया आंसर, यस। देखो फिर से सेम क्वेश्चन, परचेज प्राइस 1000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, ये आ गया जीएसटी, जीएसटी आ गया। जीएसटी कितना परसेंट कर दूं, 12%। नो आईटीसी, मोदी जी वापस नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल 2 या थर्ड फोर्थ बेंच, बेटा कोई डाउट है? आप लोग को आंसर नहीं करना है, आंसर आप लोग के जब बड़े बड़े क्वेश्चन बुक से करेंगे तब करना है, आप लोग को सीखना है। और सीए फाइनल लेवल्स तक का पढ़ाई कर रहे हो आप, वहां तक काम आएगा, आपके प्रोफेशन में काम आएगा, उसलिए मेरे को ओवरटेक नहीं करना है आपको। जब करना होगा मैं बोल दूंगा। नाउ सिर्फ नॉलेज जा रहा है, जस्ट नॉलेज को लो, नॉलेज को लो। आपको आता नहीं है कुछ भी, आपको सिखाया जा रहा है जिंदगी भर के लिए। तो ओवरटेक करना, सर से पहले करना बेवकूफ़ी होता है। वो अनपढ़ गवार लोग ऐसा काम करते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नॉलेज लेने आए हो। नॉलेजेबल पर्सन सुनता है अपने से बड़ों का और इंतजार करता है कि उसके ग्रीन सिग्नल का। कभी भी क्लास में टीचर को ओवरटेक तभी करना जब सर बोले, अदरवाइज आपको क्या पता सर क्या क्या बोलने वाले। कभी भी ओवरटेक नहीं करना, आपसे नॉलेजेबल पर्सन आपको कुछ सिखाता है तो। नॉट इन क्लास, एवरीवेयर, घर पे भी कोई बड़ा आपको कुछ सिखाए तो बीच में टोक टोक नहीं करना, आप समझना, बस सुनते रहना, आपका ग्रोथ है, हमेशा ध्यान रखना। लाइफ टाइम आपको आता है फिर भी इंतजार करना, क्योंकि आप लोग को सिखाया जा रहा है। यस, तो आंसर क्या होगा सबको पता होना चाहिए। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट माइनस करना है क्या? नहीं। तो ये देखो, बताओ बेटा, कॉस्ट कैलकुलेट करो, आप डिक्टेट करो, आपको आता है डिक्टेट करो, बट वेट करना है लिखने का। 1000 तो सही है, उससे क्या माइनस करूं, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट था? वेरी गुड, कितना हो गया? 900। जब आप लोग इंटर पे आओगे तब आपको सिखाया जाएगा जो जीएसटी वगैरह लगता है ना, डिस्काउंट के बाद का फिगर पे लगता है। किसके बाद का? डिस्काउंट। ये बात अगर आप लोग लिखते रहते तो मैं बोलता तो आपको समझ में भी, आप केयर ही नहीं करते। आज देखो पता चल गया, एक एक वर्ड यहां से निकलेगा, आपका जिंदगी संवार देगा। बस इंतजार तो करो। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी लगता है। क्या करने के बाद? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। ये 12% 1000 पे लगाए ना 900 पे लगाए, कुछ भी मार दोगे, 900 पे मार दोगे, तुक्का में तो आंसर मिल जाएगा, बट अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इसलिए जब तक कोई भी, जहां भी ट्यूशन पढ़ो, जब तक टीचर ना बोले गधा की तरह सुनते रहो, आपका भलाई है। ये मेरा मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। प्लस मोदी जी वापस दे रहे क्या? नहीं दे रहे। ओहो, हमारा कॉस्ट हो गया जीएसटी। कितना परसेंट? 12%। अब 12% में कंफ्यूजन आएगा, अब आज के बाद कभी भी नहीं आएगा। डिस्काउंट के बाद वाला फिगर पे ही जीएसटी लगता है। हाँ, यस। कितना पे जीएसटी लगेगा? 12% ऑफ 900। कितना है? 108। क्या हुआ कॉस्ट? क्या हुआ कॉस्ट? क्या हुआ कॉस्ट? 1008। बट आपने कैश डिस्काउंट माइनस क्यों नहीं किया भाई? नॉट डिडक्टेड। तो नोट में लिखना चाहिए कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। चलो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लीजिए। यस, ये वाला सम हो गया था क्या ये? इसके बाद क्या लगाए थे? ये नो आईटीसी वाला था ना। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल दिए थे ना, तब रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। क्या क्वेश्चन था बेटा? आईटीसी अलाउड, बोलो। आईटीसी अलाउड होगा तो परचेज प्राइस क्या दिखाएंगे? 1000। ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस कितना? और 900। फिर क्या है? जीएसटी। जीएसटी प्लस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? पक्का? तो ये जो लेवल आज जो सीखे, ये 3 पॉइंट फाइनल्स तक आपको नहीं भूलना है, मरते दम तक कभी नहीं भूलना है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता है। और ड्यूटीज टैक्सेस आप माल खरीदते समय देते हो, वो आपका अगर रिफंडेबल है तो कॉस्ट नहीं है, और नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट है। एक एक पॉइंट आप जो सीखोगे यहाँ अकाउंट्स के क्लास में, आपके पढ़ाई में तो काम है ही है, जहां तहां यूज हो जाएगा, प्लस रियल लाइफ पे भी काम है। तो ये सीख लिया आप लोग। अब एक मैं एग्जांपल बनाता हूं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्रोकरेज, पैकिंग कॉस्ट सब कुछ प्लस करना होता है, वो डाल देते हैं, और वो सब आप लोग करोगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज लाइफ टाइम के लिए खत्म। फिर कन्वर्शन कॉस्ट में 2 ही पॉइंट है, छोटा छोटा बच्चा पॉइंट, और अदर कॉस्ट में 1 ही पॉइंट है। वो सब पॉइंट को समझाकर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, फिर कॉस्ट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट लीजिए बेटा। यहाँ पे नोट लिखा, 2 नोट लिखेंगे ना आपको। कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस, और जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बिकॉज आईटीसी अलाउड। कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख दो, सब चलेगा, जरूरत नहीं जैसा लैंग्वेज मैं लिखा हूं, आपको जो समझ में इंग्लिश में लिख देना। जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बिकॉज आईटीसी अलाउड। डन। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन आप खुद कीजिए, यहां पे ओवरटेक कीजिए, नॉलेज पूरा दे दिया, जो 2 स्पेशल नॉलेज देना था। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज। नेक्स्ट लाइन लिखना, परचेज 500 यूनिट्स, परचेज 500 यूनिट्स एट द रेट ₹60 पर यूनिट। परचेज 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स एट द रेट क्या बोला? 60 पर यूनिट। ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 2%। ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 2%, जीएसटी 10%,
नो ITC, GST 10%, नो ITC, transportation cost rupees 1500, commission on purchase rupees 500, अनलोडिंग चार्जेस, माल को उतारने का खर्चा रुपीज़ 250, अनलोडिंग चार्जेस रुपीज़ 250, ये सब परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, सबको प्लस कर दीजिए। आंसर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। आप लोग करो, ओवरटेक अलाउड है? अरे कर लिया? हाँ, जब मैं बोलूँ तो एकदम दौड़ना बेटा, ऐसे दौड़ना कि ओलंपिक में जो जाता है वो भी फेल हो जाए आपके सामने। बोलो बेटा, परचेज प्राइस क्या निकाला बेटा? कितना माल खरीदा था? 500 यूनिट्स एट द रेट कितना करके 60, तो 500 इंटू 60 कितना आया? 30,000। और बोलिए इससे क्या माइनस किया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट कितना %? भाई सामने वाला भाई लोग हो गया तो बोलो ना, किसी का हुआ क्या आंसर? बोलो ना, कैलकुलेशन बोलो ना। 1500 माइनस कीजिए, फिर क्या बना? ये माइनस करके 28 दिन का हो गया। कैलकुलेशन बोलो, हेल्प मी। प्लस GST, कैलकुलेशन 10% of 28,500 28 प्लस कर लीजिए 31। उसके बाद बोलिए क्या क्या खर्चा लगा? ट्रांसपोर्टेशन 1500, कमीशन ऑन परचेज 500 प्लस अनलोडिंग चार्जेस 250। देखो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट 33,600। लास्ट बेंच सिस्टर डन, वेरी गुड। 33,600। उधर कॉर्नर वाले भैया डन, उधर भाई लोग डन, ऑल डन। ये सब कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएगा, प्लस अकाउंट्स में भी काम आएगा, दोनों जगह ही काम आएगा ये। सो ये हो गया परचेज प्राइस। फर्स्ट बेंच कहाँ फंसी आप? कुछ हेल्प चाहिए? एवरीवन डन? सो परचेज प्राइस हो गया बेटा, बोलो कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया। अब हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरर क्या करता है बेटा? प्रोडक्शन करता है ना। उनके लिए कॉस्ट में क्या रहेगा? पहले क्या करेगा मैन्युफैक्चरर? रॉ मटेरियल परचेज करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या कॉस्ट आ गया? परचेज कॉस्ट। ये क्या चीज खरीदेगा बेटा? रॉ मटेरियल। सपोज आप ही सोचो
कि आपका ना एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप फर्नीचर बनाते हो, तो आप पहले क्या खरीदोगे? फर्नीचर खरीदोगे ना रॉ मटेरियल खरीदोगे? रॉ मटेरियल, टिम्बर खरीदोगे, प्लाईवुड वगैरह खरीदोगे। तो ये परचेज कॉस्ट। क्या वो रख देने से अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा? ना लेबर चाहिए? लेबर। तो इसमें लेबर को प्लस कर देंगे, लेबर का खर्चा प्लस कर देंगे, लेबर का खर्चा। और लेबर कहीं काम करता है, फैक्ट्री रहता है, मशीन वगैरह, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा प्लस कर देंगे। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा मैन्युफैक्चरर के लिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। एक चैप्टर आपको मिलेगा, ये चैप्टर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट एक चैप्टर मिलेगा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये देखो, इस चैप्टर में आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही सिखाया जाएगा। कॉस्ट कैलकुलेट करना मैन्युफैक्चरर के पास जाकर। देखो नाम ही लिखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। 6-7 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जिसमें रॉ मटेरियल परचेज रहता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा, ये सारे क्वेश्चन है। ये अभी नवंबर 19 में 5 मार्क्स के लिए आया था। और इसको मैन्युफैक्चरिंग बनाना होता है, फिर ट्रेडिंग बनाना होता है, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट। और इस बार जो एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम, उसमें भी कॉमन आया था, ये नवंबर 20 में आया था। तो आप लोग सीखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे जाकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट आज के लिए टेम्पररी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 आइटम जोड़ देना बेटा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर, जो काट मिस्त्री, कारपेंटर लोग जो काम करता है ना, उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। और ऐसे कोई सफाई उफाई काम करता है, सफाई कर रहा है, कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं लगा, उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। अभी डायरेक्ट लेबर समझना। प्लस सोचो ये फैक्ट्री है, अब देखो तो ऊपर इधर उधर देखो तो क्या क्या खर्चा लग रहा है इस फैक्ट्री। सोच लो एक बार, आप देख के बताओ इधर क्या क्या खर्चा, जो दिखता है बोल दो ना, बस अपना छोड़ दो, हम लोग सब लेबर है, ठीक है। और बोलो क्या लगता होगा? बिजली बिल लगता होगा? हाँ बिजली बिल लगेगा, चलो। इलेक्ट्रिक, हाँ रेंट अपना नहीं है, रेंट लगेगा, अपना होगा तो डेप्रिसिएशन। इलेक्ट्रिसिटी लगा, रेंट लगा, और कुछ बोलो ना। हाँ मशीन रहेगा तो मशीन का डेप्रिसिएशन वगैरह, मेंटेनेंस। और कुछ दिख रहा है क्या? देखो आजू बाजू कुछ दिख रहा है तो बोल दो, नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, ये सब इंटर में आके सीखना है। तो फैक्ट्री का खर्चा, रिपेयर, मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह वगैरह, बहुत, मशीन चलाने का इतना खर्चा लगता है क्या बोलो, सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा अभी मैं आप लोग को बहुत आसान टॉपिक सिखाने जा रहा था, लिंक भी ले रहे हैं कि आगे कैसे कैसे काम में आएगा आपका। कहाँ गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर? ये है, यस। कॉस्ट में आएगा परचेज कॉस्ट, फिर लेबर और फैक्ट्री का खर्चा लगेगा, इसको बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्शन कॉस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंटर पे ले चलता हूं, इंटर का कॉस्टिंग पे ले चलता हूं, कॉस्टिंग का बेसिक्स पे ले चलता हूं। ये देखो, ये प्रोडक्शन का खर्चा क्या लगता है आप सीखोगे इंटर में आके। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लिए सेंसर्ड कर दिया गया, अभी आपको नहीं समझाया गया। और कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है देखो, आपको इंटर फाइनल सब में काम में आएगा, फाउंडेशन पे भी आएगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, अभी सम्स मिलेगा कन्वर्शन कॉस्ट का। बस आप लोग एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से रखिए। देखिए कन्वर्शन कॉस्ट, ये इंटर का कॉस्टिंग के डेफिनेशन से, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग मटेरियल, जो मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, उसको पक्का बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा उसको बोलते हैं कन्वर्शन। कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट। आप लोग रॉ मटेरियल, डोंट माइंड, आप लोग रॉ मटेरियल हो, आप अरे मतलब 12 पास, आप लोग को सीए बनाने पे जितना खर्चा लगेगा ना वो कन्वर्शन कॉस्ट है। मजाक करें बीबी, ओके। या कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू सेमी फिनिश और फिनिश, दैट इज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल खरीद के रखेंगे, अपने आप थोड़ी ना वो प्रोडक्ट बनेगा,
उसमें लेबर काम करेगा, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कोई खेत में जाके थोड़ी ना काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री का जितना खर्चा लगता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, जो जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड, आप लोग ओवरहेड नहीं बोलने से भी चलेगा, आप लोग बच्चे हो, ट्रिंग टिंग टिंग, फैक्ट्री का खर्चा बोल देना। किसका खर्चा? फैक्ट्री। तो कन्वर्शन कॉस्ट में बेसिकली 3 आता है, आप 2 याद रखना फाउंडेशन पे। कौन कौन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में एंगेज्ड है? एक लेबर है और एक फैक्ट्री है। तो लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू कन्वर्शन कॉस्ट। और बहुत अच्छा चाहिए, ऊंचाई में चाहिए, तो एक और जोड़ देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो कन्वर्शन कॉस्ट में ऊपर लेवल में जाके 3, अभी लोअर लेवल पे 2। कन्वर्शन नाम से समझ में आ रहा है क्या? कन्वर्ट करेंगे किसको? रॉ मटेरियल को। किसमें? प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में। कौन करेगा रॉ मटेरियल को कन्वर्ट? डायरेक्ट लेबर। और खेत में बैठकर फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का खर्चा भी लगेगा। वो सारा खर्चा जो कच्चा माल को पक्का बना देता है, फिनिश प्रोडक्ट बना देता है, कन्वर्शन कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो ट्रू फॉल्स में कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, कन्वर्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड। और हाई लेवल का बात करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इस पे, इसलिए जब अकाउंट्स के क्लास में आएंगे तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से एक एक बात सुनना। देखो, ट्रू फॉल्स भी आता है, आता था पहले। कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोल सकते हैं कन्वर्शन कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस इन फैक्ट्री ओवरहेड? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, वो नहीं भी हो सकता है। ट्रू। ये सारे इंटर का ये सब बात है। तो आप लोग को इतना बढ़िया से मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, आप लोग को इंटर में कॉस्टिंग प्लस अकाउंट्स दोनों के दोनों का बेस यहीं से क्लियर हो जाएगा। बस एक एक बात को आपको ध्यान से रखना है। तो चलिए बैक टू हमारे फाउंडेशन के पढ़ाई में चलते हैं। तो देखो, तो नोट लिख रहे थे, कितना नोट हो गया था अपना? कितना नोट हो गया था? 4 के अंदर ही तो चलेगा बेटा, खत्म नहीं होगा ना इतना आसानी से। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे, 12 थोड़े ना कि थोड़ा पढ़ो पास हो जाएंगे, वही क्वेश्चंस आएगा। यहां तो बेटा एकदम चैंप बनना है। कॉस्ट में 3 आइटम आता है। क्या क्या 3 आइटम्स? कॉस्ट ऑफ परचेज, रॉ मटेरियल्स वगैरह का, कन्वर्शन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ परचेज सीख लिया, सबसे बड़ा वाला। और अब सीखने जा रहे कन्वर्शन कॉस्ट में 3 आइटम आएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गायब भी हो जाए, 2 को तो बच्चा लोग भूलना नहीं, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे डिसाइड किया जाता है उसकी पढ़ाई इंटर पे है, फिर भी मैं बता देता हूं। जो वर्कर्स एकदम प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, ये टिम्बर प्लाईवुड को काट काट के फर्नीचर बना दिया, वो डायरेक्ट वर्कर। आप लोग सब वर्कर हो और मैं आपके सुपरवाइजर हूं। मैं बोलूंगा ऐसे करो वैसे करो, तो मैं कुछ काम नहीं करता, तो मैं इनडायरेक्ट वर्कर हो गया। क्या हो गया? और आप लोग क्या हो गए? डायरेक्ट हो गया। आप लोग के काम करने के जाने के बाद सफाई करके सफाई करने वाला आता है, वो भी वर्कर है, इनडायरेक्ट। क्या बेटा? इनडायरेक्ट। अब प्रेडा टूरिज्म में क्लास का बात करूं तो मैं पढ़ाता हूं, मैं डायरेक्ट वर्कर हूं। अभी पायल दीदी आई, 7-8 लोग मेरे साथ है टीम में, उन लोग पढ़ाते नहीं, उन लोग इनडायरेक्ट लेबर। जाते समय बोल देना बाय बाय इनडायरेक्ट लेबर, आप लोग का फी बढ़ा देंगे। वो लोग इनडायरेक्ट लेबर कोई सा तुम्हें, ठीक है, बट उन लोग को पता नहीं उन लोग इनडायरेक्ट लेबर है, और मैं क्या हूं? डायरेक्ट लेबर। हमारे आपके भी बहुत बढ़िया पढ़ाई, आप लोग मन लगा के पढ़ो, इंटर में कॉस्टिंग में आके मिलेगा। अभी बस इतना ही काफी है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, एक एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना। 11 में पढ़े थे आप लोग, ये जो फर्नीचर बनाता हूं ना मैं,
एकदम डिजाइनर फर्नीचर, एक एक यूनिक होता है ना, एंटिक पीस वाला। दूसरा फर्नीचर पहला फर्नीचर से मैच नहीं करेगा। एंटिक पीस मतलब जो एक बार फर्नीचर बना दिया ना वो रिपीट नहीं होता। और पता है ये फॉर्मूला ना मैं सुजय से खरीदता हूं, वो उसका काम है सिर्फ फर्नीचर डिजाइन करना और मेरे से रॉयल्टी लेता है। क्या लेता है? रॉयल्टी। सर एक एक फर्नीचर का डिजाइन करके देंगे, हमको रॉयल्टी चाहिए। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक एक फर्नीचर पे डिजाइन बनाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? हाउ आर यू फीलिंग? आपका नाम रोशन कर रहा हूँ क्लास में। बोलो बेटा, कल चॉकलेट भी मिलेगा। हाउ आर यू फीलिंग? यस यस बेटा, एनी रिएक्शन? तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक एक प्रोडक्शन के बेसिस पे डिजाइनिंग होता है, रॉयल्टी लगता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पूरे क्लास को मैंने मिठाई खिला दिया, ऐसे काल्पनिक, खिलाता नहीं, बहुत कंजूस हो। पूरे क्लास को मैंने पिज्जा खिला दिया, तो पिज्जा का जो खर्चा लगा सबके लिए ना, किसी एक के लिए? सबके लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं सिर्फ सुजय बेटा के लिए पिज्जा खिलाया, पिज्जा मंगाया, ओनली फॉर यू, चार्जेबल है और तुमसे ही चार्ज करेंगे, तो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या हो गया? सबके लिए पिज्जा है, इनडायरेक्ट। ये सब इंटर में पढ़ोगे। बस एक और बता देता हूं, ये जो बेंचेस फर्नीचर पे बैठे हो ना, मैं रेंट पे लेकर आया, कोई भी बैठ सकता है इस पे। तो रेंट जो लग रहा है किसके लिए? किसी एक के लिए ना, सबके लिए। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। बट सुजय बोलता है कि हम ऐसा फर्नीचर पे नहीं बैठेंगे, आपके तरह एकदम पूरा गद्दा वाला अच्छा वाला लेकर आओ। तो मैं इसके लिए स्पेशली यहां पे एक चेयर लगा दिया जिसमें लॉक सिस्टम है, नो वन इज अलाउड टू सिट, ओनली सुजय बाबा विल सिट हियर, और उसका मैं रेंट पे कर रहा हूं। तो ये रेंट किसके लिए? सबके लिए, लल्ला के लिए, लल्ला के लिए। पता है चार्जेबल है, उसका जितना खर्चा लगा है ना सिर्फ तेरे से लेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये फर्नीचर का रेंट जो लग रहा है वो भी सब सुजय से ले ना, सबसे, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। हाउ कम यू नो बेबी? कैसे पता आपको? अरे कैसे पता है? ये सब इंटर में सिखाना, अभी थोड़ा ट्रेलर दे देते हैं। हम लोग 12 में पढ़ के आ गए क्या? 11 में पढ़ के आ गया? 11 में पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तब थोड़ा डायरेक्ट इंटर करो, फाउंडेशन मत पढ़ो, ये सब पढ़ के आए हो तो ये सब इंटर का बात है। टर्म आ गया ना, फिर आपके अंदर से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसलिए मैंने बता दिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ही एग्जांपल याद रखना, क्या? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट्स द कन्वर्शन कॉस्ट? Cost of converting raw material into finished product. What is the cost included there? Direct labor, direct expenses, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का बहुत सारा खर्चा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, आज की बात कभी नहीं भूलना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। और भी है बट हिट लिस्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। तो हो गया कन्वर्शन कॉस्ट। नोट नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? अरे 4 के अंदर तुम लोग झगड़ोगे, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। बेटा कॉस्ट तो ही चलेगा, परचेज प्राइस हो गया था, 3 नंबर आएगा ना। कॉस्ट के अंदर चल रहे हैं, कॉस्ट के अंदर क्या कॉस्ट आएगा? कन्वर्शन कॉस्ट लिखेंगे। कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, cost of converting raw material, cost of converting raw material, cost of converting raw material into finished product, cost of converting raw material into finished product, done. cost of converting raw material into finished product, convert करने का। कन्वर्सन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या क्या 3 कॉस्ट बोले बेटा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन।
सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं भी लिख देना रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो कन्वर्शन कॉस्ट भी हो गया, कन्वर्शन कॉस्ट भी आपका कंप्लीटेड। और एक क्या कॉस्ट था बेटा, और एक क्या कॉस्ट था बेटा, और एक कॉस्ट अदर कॉस्ट था ना बेटा, 3 कॉस्ट था। व्हाट आर द कॉस्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज, वो 3 को तो नहीं भूलना है आपको। कॉस्ट ऑफ परचेज, और क्या था, कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैं फर्नीचर बना के रख दिया, एकदम अच्छा से फर्नीचर बन गया, देखो सब ठीक ठाक है ना फर्नीचर। अब आया एक तुषार बाबा फर्नीचर खरीदने आए, सर ये फर्नीचर अच्छा लग रहा है, मुझे वेरी गुड खरीद लो। सर इसमें एक डिज़ाइन चेंज कर दो, इसमें मेरा फोटो लगा दो। फर्नीचर में फोटो, वाओ, मैं लगा दिया, पैसे लूंगा ना, फ्री में काम करूंगा भाई। तो उसको बोलते हैं अदर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अदर। मेरे हिसाब से ये फर्नीचर रेडी था ना, बट इस फर्नीचर में क्या चाहिए इसको, तुषार का फोटो चाहिए और लिखा हुआ चाहिए सीए तुषार, ओके, क्योंकि उसको देख देख कर हम पढ़ाई करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, सीए बनना है बनना है बनना है, तो सीए बन जाएंगे जल्दी से। तो वो डिजाइन चेंज कर दिया, तो बेटा उसका खर्चा लगा, फ्री में करेंगे कहा, पानी भी फ्री में ना पिलाएंगे, बिजनेस का बात करो तो वो भी आपसे लेंगे। तो दैट इज योर अदर कॉस्ट। ये आपको हिट नहीं करेगा एग्जाम पे, बस तुषार खुश रहे कि उसके नाम पे भी उसके फोटो के साथ फर्नीचर बनाते हैं हम लोग, खुश रहे। अदर कॉस्ट में एक पॉइंट लिख लेना, डिजाइन चार्जेस हो गया, कॉस्ट सिखा दिया, कॉस्ट सिखा दिया। अदर कॉस्ट में क्या आएगा बेटा, डिजाइन चार्जेस। इंटर में आके इसका डेफिनेशन लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, अभी तो बस तुषार का फर्नीचर पे तुषार का फोटो लगा दिया, या प्रेरणा का बुक है, इधर मेरा फोटो लगा दो सर, टीचर के साथ हम भी रहेंगे, लगा दिया हम लोगों ने, इधर तुषार का भी लगा दिया, तो चेंज उसमें 500 रुपया खर्चा लग गया, दे बेटा 500, तेरा फी बढ़ गया, तो वो क्या हो गया बेटा, अदर कॉस्ट। क्या हो गया, अदर कॉस्ट। बाकी सब तो नॉर्मल है, सबको ऐसे ही मिलेगा किताब, ये फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें सब कुछ लग गया, बट तुषार को फोटो चाहिए, फी बढ़ जाएगा बेटा तेरा, ठीक है। ओ हाँ, ये पीछे लगाने बोला क्योंकि प्रेरणा का स्टार स्टूडेंट 96 मार्क्स है, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 96 मार्क्स, और इंडिविजुअल हाईएस्ट ऐसे 344 मिला है 400 में, 344। अब तुषार बोलता है या तो 344 वाले के जगह मेरा नाम आना चाहिए, या चेतना बेंगानी 96 मिला, या उसके जगह आना चाहिए, अच्छा बोला। हाँ ये बेटा नहीं, फाउंडेशन भी ला दो बेटा, नाम आएगा, फोटो आएगा। लास्ट जो फाउंडेशन का बैच मतलब सिलेबस था उसमें हाईएस्ट 96 था, और ऐसे टोटल हाईएस्ट 344 था। लास्ट सीए फाउंडेशन जब सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया पुराना, 6 ऑल इंडिया रैंक्स थे, एक बार देख लो ऑल इंडिया रैंक्स के आपका भी नाम आए। अब तो फाउंडेशन में रैंक नहीं देता। सीए फाउंडेशन जो लास्ट सिलेबस अभी खत्म हुआ, अभी आपके बाद नया, प्राची हरलाल का ऑल इंडिया 43 रैंक, अकाउंट्स में 90 प्लस, नेहा अग्रवाला ऑल इंडिया 45 रैंक, अकाउंट्स में 90 प्लस, रिया बोत्रा 48, अकाउंट्स में 90 प्लस, इशिका अग्रवाल 50, इसको भी 90 प्लस, गौरव को भी 50, संगीता को भी 50, ये सब लास्ट सिलेबस का ऑल इंडिया टॉप 50, ऑल इंडिया टॉप 50। और बेस्ट है सीपीटी 9th रैंक, सिंगल डिजिट 9th रैंक, ऑल इंडिया 9th पोजीशन फ्रॉम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। और सीए फाइनल का देखोगे तो हिल ही जाओगे, ऑल इंडिया 6th रैंक, पूरा इंडिया का टॉप 6 वाला इधर से ही। और सीएस देखोगे तो धरती हिल जाएगा, ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट, इंडिया का टॉपर, पूरे भारत का टॉपर, इज इन मलेशिया राइट नाउ, गोल्ड मेडलिस्ट रैंक 1। तो आप लोग भी इधर कुछ कुछ करो यार, हमें भी डिजाइन चेंज करने का मन करता है, समझा बेटा, वो चार्जेबल नहीं होगा। आ गया। तो बेटा कॉस्ट में मैंने बहुत पढ़ा दिया,
आप लोग ये सबको याद नहीं रखेंगे, सिर्फ पहला वाला याद रखना। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, माइनस कैश डिस्काउंट। हाँ ठीक है, नहीं तो बोलो, तभी तो मेरे को लगा कि आपको याद हो रहा है। माइनस जीएसटी था ना, प्लस जीएसटी था, भूल गए। प्लस था, कब प्लस था? नो आईटीसी, ओके। उसके बाद और भी ट्रांसपोर्टेशन, कैरीज, लोडिंग, अनलोडिंग, बस इतने ही पड़े। और फिर कन्वर्शन कॉस्ट में 3 आइटम आता है, आपके स्टडी मेट में 2 ही आइटम लिखा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का छोटे मोटे बहुत खर्चा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कोई भूलना ही मत भाई, एक एग्जाम्पल फाइनल तक, एक एग्जाम्पल याद रखना, बड़ा चालू, बड़ा कॉमन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। और अदर कॉस्ट में तो और याद रखना, फर्नीचर पे फोटो लगने वाला है, तुषार का, सुजय का भी लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अदर कॉस्ट। तो अब अदर कॉस्ट फाउंडेशन के लिए याद नहीं रखना, कन्वर्शन कॉस्ट तो आया था एग्जाम में, बताई है, और परचेज प्राइस सम्स के लिए याद रखना। अब मैं आप लोग को एक सम दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट। और थोड़ा सा और अपने को डिस्कस करना है कॉस्ट पे, जो कल कर लेंगे, कल एनआरबी भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इतना मजेदार टॉपिक इन्वेंट्री में आएगा, आप लोग बोलोगे कि भैया हम हमेशा इन्वेंट्री पढ़ते रहे। बहुत अच्छा वाला प्रैक्टिकल्स है, इतना मजा वाला प्रैक्टिकल्स कि आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग एक क्वेश्चन आपको अभी देखना है बोर्ड पे, देखो बेटा, ये ट्रू फॉल्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया भी था। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ परचेज ही आता है ना? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 आइटम्स आते हैं। क्या क्या 3 आइटम्स? ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन एंड अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventories to their present location and condition। अदर कॉस्ट लिखने से भी हो जाएगा। ये 2 मार्क्स का आ सकता है, प्रैक्टिकल नहीं आएगा इतना बड़ा, वो इंटर के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए 2 नंबर। कल भी और भी करेंगे। ये देखो क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट का एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग को, बोर्ड पे ही देखना, अभी कॉपी में नहीं करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉर्ड, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, अभी करना नहीं है, ऐसे देखो। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है इसमें एंड टैक्सेस भी है, 15,75,500, ये परचेज प्राइस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट है 3%, क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट बेटा, माइनस। और जीएसटी है कितना परसेंट, 12%। जीएसटी में लिखा रहेगा पेपर में आईटीसी अलाउड या आईटीसी नॉट अलाउड, नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग एजम्पशन लेके करेंगे, जो मन में आएगा वो कर लेंगे। बट आप लोग बच्चे हो, आप लोग के साथ वैसा पेपर सेटर नहीं करेगा, बोल देगा आईटीसी अलाउड या आईटीसी नॉट अलाउड। सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ नो आईटीसी, तो जीएसटी को क्या करेंगे बेटा, प्लस, और साथ में पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी क्या करेंगे बेटा, प्लस। और सेल्स और सेल प्राइस से मतलब नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ परचेज को कैलकुलेट करके हम लोग को आगे यूज़ करना है नेक्स्ट 3rd 4th क्लास में। तो कॉस्ट ऑफ परचेज जब कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग इन चारों आइटम्स को देख के कर सकेंगे ना।
अभी फेयरली नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का पढ़ाई है, आगे चलकर मिलेगा आपको, तब बताएंगे। वहाँ पे कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने सक जाएंगे ना। कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? रफली कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी इसको फेयर नहीं करना है। 15,75,500 है। इससे क्या करूं बेटा? इससे क्या करूं? लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो? 3%। बताना 3% कितना आया? 265 तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। कर दिया? माइनस करके बोलना। 1528,235। फिर क्या करेंगे बेटा? जीएसटी कितना परसेंट? 12%। डेसिमल होगा तो राउंड ऑफ कर देना, या 183388, राइट है? बोलो बेटा। प्लस करो 1711623, राइट है? और भी कुछ खर्चा लगा है क्या बेटा? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना? 87, ये कॉस्ट आएगा। जब हम लोग एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे डिस्कशन करेंगे तब हमें कॉस्ट चाहिए होगा, तब ये हम लोग कॉपी कर लेंगे। अभी मैट पे ही पेंसिल से ये सोल्व करके रख लो, कॉपी में नहीं चाहिए अभी। एक बार इसको जोड़ो ना, 17123। तो आज जो हम लोग पढ़ाई किए उसका ये रिटर्न है कि हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लिए। आयुषी रानी सीख गई? ओके। आप लोग रफली पेज नंबर 81 पे रफली कहीं पे लिख के रख लीजिए। 81 पे है ना? ये जब हम लोग सम करेंगे P7 तब चाहिए। पेज 81। ये हो गया। डन। तो चलो आज का सुहाना सफर यही समाप्त करते हैं। कोई होमवर्क नहीं है, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज। आने के साथ साथ पढ़े इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर करते हैं। ये कंपैरिजन कैसे करेंगे? आइटम वाइज, आइटम बेसिस, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस नहीं। पेन 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 अलग, पेपर 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 अलग, बुक 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 अलग, सब कुछ अलग अलग। फिर उसके बाद पढ़ना शुरू किए कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में खरीदने का कॉस्ट प्लस बनाने का कॉस्ट प्लस तुषार बाबा का फोटो लगाने का कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट तो आपको याद रहेगा, कौन सा बाबा का फोटो लगाने का? तुषार बाबा का, निर्मल बाबा का नहीं। पहले आते थे टीवी में, समोसा खा लो सीए फाउंडेशन पास। तुम लोग देखा था क्या निर्मल बाबा का? कभी नहीं देखा था क्या? ओके, शायद 5-6 साल पहले जब तुम लोग छोटे थे, बाबा आते थे, बोले बाबा प्रॉब्लम है, क्या करूं? आप बाहर निकलो, जो मिलेगा उसका समोसा खिला दो, हो जाएगा सीए पास। तुम लोग को नहीं मिला थे क्या निर्मल बाबा? ओके, नहीं मिले थे ना। चलो 5-6 साल पहले के बाबा है। आई डोंट नो भी नया बाबा कौन कौन चल रहे हैं। ओके,
कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वो पैकिंग, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज डन। कन्वर्शन कॉस्ट में 3 आइटम क्या क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के सारे ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल याद रखना, सुजय बाबा का नाम याद रखना, बाबा को रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिए थे। आज दो बाबा फेमस हो गए क्लास में, फाइनल तक फेमस रहेंगे आप लोग। और इतने ही पढ़े थे, कल आके पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडेड, क्या क्या खर्चा को इन्वेंट्रीज में नहीं दिखाना है। और उसके बाद एनआरवी। तो आज का छुट्टी, जिन जिन बच्चों का टेस्ट का कॉपी नहीं दिए आप लोग रुकेंगे, और जिनको दे दिए उन लोग जाएंगे। कल चॉकलेट मिलेगा आप लोगों को।